नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। शाम के 5 बजने को है, वक्त है शाम की ब्रेकिंग न्यूज का। अगले आधे घंटे आप देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर है, राजस्थान से कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म। 109 विधायकों के शामिल होने का दावा। सचिन पायलट विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बगावती तेवर की वजह से उपजे संकट के बीच सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाली बैठक 1:30 बजे शुरू हुई। जब तक राजस्थान का सियासी संकट खत्म नहीं होगा, सभी विधायक होटल में रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत खुद भी विधायकों के साथ बस में बैठकर होटल के लिए निकले। केजे श्रीवास्तव हमारे साथ इस पर जुड़ चुके। केजे श्रीवास्तव, क्या राजस्थान में ऑल इज वेल है? जी देखिए, ऑल इज वेल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये ऑल इज वेल होता तो विधायक दल की बैठक के बाद यह कहा जाता कि सब कुछ ठीक होने वाला है, बातचीत का दौर जारी है, समझा लिया जाएगा और सब अपने अपने विधायक घर चले जाइए। क्योंकि जयपुर में सभी विधायकों को बुलाया गया था, सभी विधायकों को बंगले भी अलॉट किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये फेयरमाउंट होटल है, पैरामाउंट होटल, यहाँ पर लाकर इन लोगों को फेयरमाउंट होटल में रखा गया है। ये सबसे बड़ी बात है, ये वही होटल है जहां पर आज सुबह ईडी ने इनके दफ्तर में रेड किया था और इसी जगह पर, इसी होटल में। चलिए, शुक्रिया केजे श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्थान में सियासी घमासान पर अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों से बातचीत की है। जयपुर में अशोक गहलोत के शक्ति प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने पायलट के लिए नरम रुख अपनाया है। प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से बात की और उनको मनाने की कोशिश की। केसी वेणुगोपाल ने भी सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की। दरअसल सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की गई है प्रियंका गांधी की तरफ से और यह कहा गया कि पार्टी ना छोड़े। खबरें इस तरह की भी आ रही थी कि सचिन पायलट अपना अलग मोर्चा बना सकते हैं, अलग पार्टी बना सकते हैं। अब देखना है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में यह जो नाराजगी है, क्या वो दूर हो पाती है या नहीं। रमन कुमार पॉलिटिकल एडिटर इस पर जुड़ चुके हैं। रमन, क्या प्रियंका गांधी से बातचीत के बाद सचिन पायलट मानने के मूड में दिख रहे हैं? देखिए, कई फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। एक फॉर्मूला यह है कि राजस्थान छोड़कर सचिन पायलट दिल्ली शिफ्ट हो जाएं और यहां पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य महासचिव उनको बना दिया जाए। साथ ही उनके करीबी किसी व्यक्ति को, किसी विधायक को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बिठा दिया जाए। लेकिन अभी तक सचिन पायलट चाहते हैं कि जो उनकी मांग है, उन मांगों के बारे में अशोक गहलोत पूरी तरीके से प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के सामने सहमति दें, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी के सामने वो सहमति नहीं देते हैं तो आने वाले समय में वो पलटी मार सकते हैं, फिर उनके लिए काफी मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी वक्त है, उनके पास 20 विधायक हैं और आप देखते रहिए क्या होता है। चलिए, शुक्रिया रमन। राजस्थान सियासत में अशोक गहलोत सभी विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं, पर सचिन पायलट ने अभी हार नहीं मानी है। 20 से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा है उनका। बीजेपी में जाने की बात पर सचिन पायलट ने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ना ही बीजेपी में जाने का उनका कोई इरादा है। मीडिया से कहा, अभी आप इंतजार कीजिए। तो सियासी घमासान पर अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो चुकी है, जो कि अभी हमने आपको बताया। उन्होंने अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों से बातचीत की है, समझाने की कोशिश की है सचिन पायलट को कि आप पार्टी ना छोड़ें, पार्टी में ही रहें। अशोक गहलोत के शक्ति प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने पायलट के लिए नरम रुख अपनाया है। केसी वेणुगोपाल ने भी सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने शक्ति प्रदर्शन के लिए विधायकों का परेड कराया। 100 से ज्यादा विधायकों के साथ होने का दावा किया। दोपहर करीब 1:15 बजे अशोक गहलोत की आवाज पर मीडिया के सामने विधायकों को लाया गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों के बीच सीएम अशोक गहलोत ने पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय माकन के साथ विक्ट्री निशान बनाया। मीडिया के सामने विधायकों की परेड कराई और विक्ट्री साइन दिखाकर यह जताने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है। इस तरह का प्रयास मैं समझता हूं देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा
और इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा। कोई बाड़ेबंदी नहीं है। तो फिर बसें क्यों लगाई इन विधायकों को? आप कहाँ लेकर जा रहे कोई बाड़ेबंदी नहीं है। हैं? तो लेके कहाँ जा रहे हैं सर? इतना सस्पेंस किस बात का है? सस्पेंस किस बात का है? टोटल कितने हैं? नंबर आपके पास कितने हैं? 115। तो इधर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से हटे सचिन पायलट के पोस्टर सुबह लगाए गए थे। सचिन पायलट के पोस्टर, कुछ लोगों ने पोस्टर हटा दिए। कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर वार पर कुछ नहीं कहा। विधायक दल की बैठक से पहले सचिन पायलट की नाराजगी के बाद यहां से पोस्टर गायब हो गए थे, हटा दिए गए थे। मीडिया में पोस्टर हटाने की खबरें आई। खबरें आने के बाद पार्टी कार्यालय पर दोबारा से सचिन पायलट के पोस्टर लगाए गए। आज सुबह सचिन पायलट के पोस्टर को पार्टी कार्यालय से हटा दिया गया था, लेकिन मीडिया में जब खबरें सुर्खियां बनकर चलने लगी तो दोबारा से उनकी तस्वीर, उनके पोस्टर को पार्टी कार्यालय में लगाया गया। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच राजस्थान में 2 कांग्रेस नेताओं समेत 22 लोगों के घर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। जयपुर में राजीव अरोड़ा के घर पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। राजीव अरोड़ा सीएम अशोक गहलोत के बेहद करीबी और आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन हैं। राजीव अरोड़ा राजस्थान के बड़े ज्वेलर और राजस्थान कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं। राजीव अरोड़ा के अलावा अशोक गहलोत के एक और करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। 22 जगहों पर आयकर विभाग ने आज ये छापेमारी की। सियासी संकट के बीच राजस्थान में ईडी का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला। होटल व्यवसायी के ठिकाने पर रेड की गई। गहलोत के बेटे के बिजनेस पार्टनर पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के पार्टनर रविकांत शर्मा ईडी के रडार पर है। रविकांत शर्मा और वैभव गहलोत दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। रविकांत शर्मा को ईडी ने कुछ दिन पहले भी तलब किया था। ईडी ने बड़े पैमाने पर विदेशों से पैसे के लेन देन के मामले में उनको तलब किया था। केजे श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। केजे श्रीवास्तव, क्या निकला अभी तक की रेड में? एक तरफ इनकम टैक्स, दूसरी तरफ ईडी। जी देखिए, रेड जरूर हुई है लेकिन कांग्रेस इसे घबरा नहीं रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है विधायकों को लाकर जिस होटल में रखा गया हुआ है उन्हीं रविकांत शर्मा का होटल है, वैभव गहलोत का जिसमें पार्टनरशिप है, ये होटल वही है जहां पर सभी विधायकों को लाकर रखा गया है, जो कि साफ बात संकेत देता है कि कांग्रेस अब घबराने वाली नहीं है ईडी से। और उसी होटल में लाकर रखना, ईडी के जब रेड चल रही है इसी होटल के दफ्तर में, तो उस होटल में लाकर सभी विधायकों को रखना, खुद मुख्यमंत्री का आना कहीं ना कहीं संकेत देता है कि इस तरह की बातों से वे घबराने वाले नहीं है और अपनी सरकार को बचाने के लिए वे किसी भी तरह का कोशिश करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के पदाधिकारियों पर भी जो रेड किया गया उसकी टाइमिंग को लेकर काफी सवाल उठने लगे हैं कि अशोक गहलोत के बेटे की पार्टनरशिप वाले होटल में क्यों मारा गया, कांग्रेस के उपाध्यक्ष जो है उसके उनके दफ्तर पे क्यों छापा मारा गया। तो टाइमिंग को लेकर कई। चलिए, शुक्रिया केजे श्रीवास्तव। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 48 घंटे में कई बार सचिन पायलट से चर्चा की गई। पायलट और विधायकों के लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त का मौका देना बीजेपी को गलत है। कांग्रेस सरकार स्थिर है और कार्यकाल अपना पूरा करेगी। आईटी, सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक है सीबीआई। जब भी प्रजातंत्र की हत्या मोदी सरकार और भाजपा को करनी होती है तो भाजपा के ये तीनों अग्रिम विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते नानावती अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। अमिताभ बच्चन की उम्र और उनकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए उन्हें नियंत्रित तरीके से दवाइयां दी जा रही हैं। बिग बी अच्छे से रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल भी उनका अच्छा है। अस्पताल में भर्ती अभिषेक बच्चन भी स्वस्थ हैं। कोरोना के और लक्षण इन दोनों में नजर नहीं आए। ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से होम क्वारंटीन है। ऐश्वर्या और आराध्या में कोरोना के सामान्य लक्षण हैं। डॉक्टरों ने दोनों को होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी है। हमारे साथ इंद्रजीत हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि बच्चन परिवार के सभी सदस्य अच्छे हैं और बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। इंद्रजीत, अमिताभ और अभिषेक को कब तक अस्पताल से छोड़ा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है?
नहीं कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बिग बी के चारों बंगले को सील कर दिया गया। बीएमसी ने बंगले के आसपास कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। बच्चन परिवार के 4 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके स्टाफ मेंबर्स का भी कोविड टेस्ट हुआ। बच्चन परिवार के घर पर मौजूद सभी स्टाफ कोरोना नेगेटिव पाए गए। कुल 54 लोग बच्चन फैमिली के संपर्क में आए थे। 26 स्टाफ मेंबर हाई रिस्क पर थे। इन सभी 26 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी 26 लोगों को अगले 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। बीएमसी लगातार बंगले और आसपास के इलाकों को सैनिटाइज कर रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सारे स्टाफ की रिपोर्ट नेगेटिव आई। पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ नेता और बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बीजेपी विधायक का शव उनके घर के पास बिंदल में लटका हुआ मिला। उत्तरी दिनाजपुर जिले के हेमताबाद इलाके से उनका यह शव बरामद हुआ। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। 2019 में सीपीएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे देवेंद्र नाथ रे। बीजेपी का आरोप है कि विधायक की पहले हत्या की गई, फिर उनका शव लटकाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ममता सरकार में गुंडाराज बढ़ रहा है। ममता राज में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नाकाम है। हमारे साथ कुंदन सिंह जुड़ चुके हैं। कुंदन, पुलिस क्या कह रही है? ये पॉलिटिकल मर्डर है या फिर खुदकुशी? बिल्कुल, पॉलिटिकल मर्डर का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन पुलिस जिस तरीके से सरकार के पक्ष में काम करती, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कोई इस तरह का बयान दे रही है। और पुलिस की कोशिश, मुझे लग रहा है कि इनिशियल रिपोर्ट्स में कहने की कोशिश की जाएगी कि उन्होंने आत्महत्या किया है, लेकिन ये पहली बार होगा कि किसी विधायक का दिन दहाड़े हत्या की जाती है। क्योंकि घर वालों का बहुत साफ आरोप था कि रात को 1 बजे कुछ लोग आए, फोन करके बाहर बुलाए और इसके बाद उनको लेके चले गए। और सुबह जब लोगों ने आंख खोला तो देखा कि घर से करीब 1 किलोमीटर दूर एक दुकान के बाहर उनकी शव पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल में जो पॉलिटिकल मर्डर की जो हिस्ट्री रही है, जो लगातार देखने को मिलता है, उसका एक जीता जाता उदाहरण। हालांकि इस मुद्दे को लेके जो बीजेपी है, चलिए शुक्रिया कुंदन। विकास दुबे एनकाउंटर मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। सीबीआई एनआईए की जांच वाली मांग पर कल सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाले 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। विकास दुबे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कल इस पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस की अगुवाई में इसकी सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। प्रभाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, मुख्य तौर पर इस याचिका में क्या डिमांड की गई है? सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों ने अलग अलग याचिका दायर की है और दोनों में एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया गया है। एक याचिका में तो ये कहा गया है कि इस मामले की जांच सीबीआई, एनआईए या एसआईटी से कराई जाए। और उसमें यह भी कहा गया है कि जिस ढंग से विकास दुबे को मारा गया, जिस ढंग से विकास दुबे के साथियों का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद से न केवल उनका एनकाउंटर हुआ बल्कि विकास दुबे का घर गिराया गया और जिस तरह से पूरा सारी चीजें तहस नहस की गई, तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई है ताकि जो पुलिस, अपराधी और विकास दुबे के बीच का जो गठबंधन था उसका पता नहीं लगाया जा सके। दूसरी एक याचिका जो लगाई गई है उसमें ये कहा गया था, वो तब लगाई गई थी जब विकास यादव की भी गिरफ्तारी हुई थी, अभी एनकाउंटर नहीं हुआ था, उस समय याचिका लगाई गई थी। ये कहते हुए इस बात का अंदेशा है, यानी इन दोनों याचिकाओं पर कल सुनवाई होगी। शुक्रिया प्रभाकर। सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सीबीएसई की वेबसाइट क्रैश हो गई। इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 88.78% बच्चे पास हुए हैं। इस साल रिजल्ट में 5% का इजाफा हुआ है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। इस बार 12वीं में लड़कियों का रिजल्ट 92.15% रहा। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके रिजल्ट के बारे में जानकारी दी। नतीजों के लिए छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों को उन्होंने बधाई दी। कोरोना संक्रमण की वजह से सीबीएसई का कल्चर बदला। सीबीएसई ने नहीं की टॉपर्स की घोषणा। इस बार त्रिवेंद्रम बोर्ड ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। त्रिवेंद्रम बोर्ड का रिजल्ट 97.67% रहा है। त्रिवेंद्रम के अलावा बेंगलुरु और चेन्नई का रिजल्ट भी अच्छा रहा है। चौथे नंबर पर दिल्ली रही है। दिल्ली में 94.61% बच्चे पास हुए हैं। इस बार जो बच्चे फेल हैं उन्हें फेल ना लिखकर एसेंशियल रिपीट का नाम दिया गया है। दिव्या हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। दिव्या, पिछली बार से अच्छा रहा इस बार रिजल्ट 5% ज्यादा, लेकिन जो बच्चे फेल हुए हैं इस बार उनको फेल नहीं लिखा गया। ये हालांकि एक तरीके से अच्छी चीज है कि वो डिमोरलाइज ना हो। बिल्कुल, कोरोना के चलते कई बदलाव किए गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन थी कोरोना की वजह से उसको लेकर सीबीएसई ने काफ़ी चेंजेस किए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी हैपजार्ड वाली सिचुएशन रही क्योंकि दोपहर में जब रिजल्ट आया उसके कई घंटे तक जो तमाम साइट्स थी वो क्रैश रही।
बच्चे अपना रिजल्ट नहीं देख पाए। उमंग ऐप को डाउनलोड करने की जानकारी खुद मिनिस्टर ने अपने ट्विटर हैंडल से दी थी कि आप इस ऐप को डाउनलोड करके भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन वो ऐप भी डाउनलोड करने के बावजूद नहीं चल रही थी। वहीं जो बच्चे थे वो उनकी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाती है जैसे रिजल्ट आता है, ऐसे में वो बहुत ज्यादा निराश हो रहे थे क्योंकि लगभग 3 से 4 घंटे तक बच्चे अपना रिजल्ट नहीं देख पाए। यानी कि शुक्रिया दिव्या अपडेट के लिए। आम आदमी की जेब पर एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। देश में पहली बार डीजल के दाम 81 रुपए प्रति लीटर के पार हो गए। डीजल की बड़ी कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना लिया। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डीजल के दाम में 11 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी कर दी। दिल्ली में डीजल के दाम 81 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर हो गए। पेट्रोल के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर के भाव पर स्थिर है। पिछले 14 दिनों से पेट्रोल के दाम स्थिर है, लेकिन डीजल के दाम में यह इजाफा हुआ है। पल्लवी जहां हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, लोग पहले सोचते थे कि डीजल की कीमत कम है, डीजल की गाड़ी खरीदो, लेकिन ये तो डीजल सीधे लग रहा है कि रॉकेट पर सवार है। है जाहिर तौर पर काफी चिंता का विषय है और लगातार हर तरीके से झेल रही है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे ये डीजल और पेट्रोल की कीमत हो। और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि लगातार एक्साइज ड्यूटी का बढ़ना, लगातार क्रूड ऑयल के डिमांड को बढ़ना और लगातार रुपए का गिरना, ये तमाम वजह बन जाते हैं जिसकी वजह से हम पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार इजाफा देख रहे हैं। शुक्रिया पल्लवी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाये का अभियान जारी है। 24 घंटे में 4 आतंकी ढेर हो गए। सुबह सुबह अनंतनाग जिले के श्री गुफवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया। एक आतंकी मारा गया। आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। रविवार को भी सुरक्षा बलों ने सोपोर के रेब्बन इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया था और आज सुबह आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने अनंतनाग के श्री गुफवाड़ा इलाके को घेरा। सुबह 6:40 पर आतंकियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, आतंकी को ढेर किया। आज भी अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। 24 घंटे में 4 आतंकी अब तक इस इलाके में मारे जा चुके हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सुरक्षा बलों को अंदेशा है कि यहां पर कुछ और आतंकी भी छिपे हो सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में उनके भी मारे जाने की खबर सामने आए। तो 24 घंटे में सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है अनंतनाग और सोपोर में। आसिफ, पता चल पाया किस गुट के थे ये आतंकी और क्या इनकी प्लानिंग थी? जी बिल्कुल, 2 ये मुठभेड़े, एक तो सोपोर इलाके में कल शाम को जो खत्म हो गई थी, कल दिन भर पूरी ये मुठभेड़ चली थी, और दूसरी आज यहाँ अनंतनाग के सिरगफारा इलाके में। सिरगफारा में जो 2 मिलिटेंट मारे गए वो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे और उनमें एक पाकिस्तानी और एक स्थानीय मिलिटेंट था। साथ ही साथ जो सोपोर में कल 3 मिलिटेंट मारे गए उसमें 2 पाकिस्तानी और एक स्थानीय बताया जा रहा है और वहाँ पे सुरक्षा बलों के लिए काफी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है क्योंकि मारे गए 3 मिलिटेंटों में से जो 2 पाकिस्तानी हैं, उस्मान और सैफुल्लाह, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो सोपोर में पिछले सप्ताह हुए हमले में उनका हाथ था और साथ ही साथ वो एक और बड़े हमले की साजिश इस इलाके में कर रहे थे। साजिश को इससे पहले कि अंजाम दे पाते, इनका खात्मा हो गया। शुक्रिया आसिफ। गूगल भारत में बड़ा निवेश करने वाली है। गूगल ने ऐलान किया है कि वो गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत $10 अरब यानी कि 752 अरब रुपए का निवेश करेगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा कि वो भारत में आने वाले 5 से 7 सालों में $10 अरब का निवेश करेंगे। यह निवेश इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से किया जाएगा। अगली खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद में दिनदहाड़े गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में दबंग एक शख्स को लाठी डंडों से पीट रहा है। कानून से बेखौफ बदमाश लगातार शख्स को पीटते रहे। पीड़ित का आरोप है पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की, उल्टा समझौता करने का दबाव डाला। केरल के ऐतिहासिक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन और उसकी संपत्तियों पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन में त्रावणकोर के राज परिवार के अधिकार को मान्यता दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि तिरुवनंतपुरम के जिला जज की अध्यक्षता वाली कमेटी फिलहाल मंदिर की व्यवस्था देखेगी। त्रावणकोर के राज परिवार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो 5 बजे की ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।